जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि आप सभी के कहने पर हम यूपीएसआई लेवल की दोस्तों पॉलिटी क्लास चला रहे हैं। तो पॉलिटी क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों चला रहे हैं और आज हम पहुंच चुके हैं उच्च न्यायालय पर। क्या दोस्तों, उच्च न्यायालय पहुंच चुके हैं। तो आज हम उच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं। साथियों उसके पहले मैं बता दूं आपको कि देखिए, आपकी जो होम गार्ड की भर्ती आई थी उसके लिए दोस्तों इतना सारा सिलेबस है। ठीक है, और दोस्तों इसको हमने इस तरीके से पूरे सिलेबस को बांटा है और पूरे सिलेबस को हम दोस्तों मात्र 251 रुपए में कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप जा करके अगर चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के ये करना, कंप्लीट करना कोर्स को, तो कर सकते हैं मेरे साथियों। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको मैं कवर करा रहा हूँ। ठीक है, मात्र 251 रुपए में। कैसे दोस्तों, तो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, जैसे डाउनलोड करें दोस्तों, आप जाइएगा पेड क्लासेस वाले कॉलम में। जैसे पेड क्लासेस वाले कॉलम में जाएंगे आपको हमारा होमगार्ड का बैच मिल जाएगा। और जिनको चाहिए ई बुक वगैरह दोस्तों, जैसे मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो इसकी ई बुक कहाँ से मिलेगी, तो दोस्तों आप ई बुक वाले कॉलम पे जाएंगे। ये जो मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ मात्र 50 रुपये में आपको मिल जाएगी। जैसे ई बुक्स वाले कॉलम में आप जाते हैं तो यहाँ देखेंगे मेरे दोस्तों, मूल विधि की भी पीडीएफ बैच मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर मात्र 25 रुपये में आपको मिल जाएगा, 2025 का। ठीक है, तो यहाँ से आ सकते हैं, करंट अफेयर ले सकते हैं। और हिंदी की दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल की ये स्टैटिक जीके दोस्तों सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और होमगार्ड सबके लिए। तो जाकर के ले सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके सारे सारे ई बुक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, और जो बच्चे पहली बार जुड़े दोस्तों, चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, देखिए हमने संविधान की क्लासेस दी हुई है, संविधान कर लीजिए। और स्टैटिक जीके की और ये मूल विधि की भी क्लासेस दी हुई है। तो जाइए दोस्तों, एक बार जरूर देखिए और यहाँ से क्लासेस लेकर के आप अपने आप को बहुत ही अच्छे से सामर्थ्य करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों चलिए देखते हैं उच्च न्यायालय। क्या मेरे दोस्तों, उच्च न्यायालय देखिए, हमने पहले भी दोस्तों आप सभी को बताया है कि भारत में एक होता है उच्चतम न्यायालय, जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, केवल एक होगा। ठीक है, और उसके नीचे दोस्तों आपको पता है फिर 25 उच्च न्यायालय होते हैं। ये जो उच्च न्यायालय हैं अभी दोस्तों वर्तमान में कितने हैं, भारत में 25 है। यानी कि लगभग दोस्तों हर राज्य का एक न्यायालय होना चाहिए। और आपको बता दें कि एक न्यायालय कई राज्यों के लिए भी होता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं दोस्तों। आपसे पूछेगा उच्च न्यायालय किसमें दोस्तों, 214 आर्टिकल 214 आपको पता है। उच्चतम न्यायालय देखिए हमने बताया था 124 में। ठीक है, अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214। ठीक है, चलिए अब यहां पे दोस्तों मैं बात करता हूं कि भारत की, देखिए भारत की एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के पदानुक्रमिक सोपान में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे है। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि उच्चतम न्यायालय सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है, उसके नीचे उच्च न्यायालय, नीचे है राज्यों के स्तर पर सर्वोच्च न्यायपालिका। यानी अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों में सबसे ऊपर है, यानी सबसे बड़ी न्यायपालिका राज्यों की कौन है, तो राज्य की उच्च न्यायालय है। ठीक है, देश की सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि भारत में उच्च न्यायालय का गठन सर्वप्रथम कब हुआ। तो भारत में उच्च न्यायालय का गठन सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में किया गया। 3 जगह दोस्तों यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है, और चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना यानी इलाहाबाद प्रयागराज की 1866 में किया गया। दोस्तों याद रखिएगा कब, यूपीएसआई में पूछा गया 1866 में। और दोस्तों आपको बता दें कि विश्व में सबसे ज्यादा जजों की संख्या कहां है, तो आपके इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। ठीक है, कितने हैं, 160 के आसपास। ठीक है, याद रखिएगा सबसे ज्यादा न्यायाधीश कहां है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। ठीक है, इतने तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं है। समझ गए, चलिए वहीं दोस्तों उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय पीठिका को 1869 में आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया है। दोस्तों पहले ये आगराबाद में था, फिर उसको इलाहाबाद 1869 में किया गया। ये क्वेश्चन भी आपके यूपीएसआई में ही पूछा गया है। ठीक है, याद रखिए कि 1950 के बाद प्रांतीय न्यायालयों को ही राज्य के उच्च न्यायालय का नाम दे दिया गया है ना। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन की व्यवस्था की गई है। यानी कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाए। फिर भी आप सोचेंगे सर राज्य तो बहुत सारे हैं मगर आपके उच्च न्यायालय केवल 25 हैं, तो कैसे है, तो वो आगे मैं बात करूंगा। ठीक है, चलिए
आपको बता दें कि किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार केवल संसद के पास होता है। अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में अगर उच्च न्यायालय स्थापित करना है तो ये अधिकार संसद का है। ठीक है, पेट में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक दोस्तों 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ था। इसमें कहा गया था, देखिए पहले यहाँ पे क्या आ गया, ये वाली लाइन पढ़िए कि भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। मगर यहां पे क्या कहा गया, 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। यानी कि एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों को भी कवर कर सकता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आते हैं सीधा आर्टिकल में। आर्टिकल 214 क्या कहता है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। आपसे पूछेगा कि उच्च न्यायालय किस आर्टिकल में है, आप बताइएगा 214। और वहीं उच्चतम न्यायालय किस आर्टिकल में था, तो 124 पढ़ चुके ना। चलिए 215 क्या कहता है कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। यानी कि कोई भी, अगर देखिए समझिए, जैसे उच्चतम न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय था, मतलब कोई भी चीज, कोई भी दोस्तों सजा सुनाई जाएगी, कोई भी है ना, उसको मतलब सुनवाई की जाएगी, उसको लिखा जाएगा। उसी के आधार पे इसके निचले न्यायालय दोस्तों न्याय देते हैं। जैसे मान लिया ये भी अभिलेख न्यायालय है, तो इसके आधार पर दोस्तों जो जिला वाले न्यायालय हैं वो कार्यवाही करेंगे, उसको न्याय को सुनाएंगे। देखिए क्या है कि उच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही और कार्य लिखित रूप से होते हैं तथा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। ये निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के साक्ष्य के रूप में मान्य होते हैं। मान ले दोस्तों, समझिए, मान लिया कि किसी व्यक्ति ने दोस्तों रेप किया, ठीक है, उच्च न्यायालय में आया और उच्च न्यायालय ने उसको आजीवन कारावास दी, आजीवन कारावास। तो दोस्तों ये लिखा जाएगा और इसी के आधार पे कोई जिला में अगर कोई न्यायालय निर्णय लेता है दोस्तों, इसी के आधार पे वो भी आजीवन कारावास लेगा। ठीक है, समझ गए। इसका मतलब होता है कि इनके जो भी निर्णय होंगे उनको अभिलेख किया जाएगा, लिखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, ये आपका 215 कहता है। चलिए अनुच्छेद 216 क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय का गठन क्या है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश, समझिएगा कौन कौन होगा इसमें, एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना चाहे। यानी कि एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य भी न्यायाधीश होंगे। ठीक है, इनसे मिलकर बनेगा जितना कि राष्ट्रपति चाहे उन्हें समय समय पर नियुक्त कर सकता है अन्य को। ठीक है, इनकी संख्या बढ़ाई घटाई जा सकती है। और भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 25 है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला है 17 नंबर 217 क्या कहता है अनुच्छेद कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति व शर्तें, मतलब उच्च न्यायालय जो न्यायाधीश होंगे उनकी शर्तें क्या होनी चाहिए, क्या क्या पद धारण करें तभी वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन पाएंगे। पहला है राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है यूपीएससी में। यानी कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, आप सुनिए, राष्ट्रपति निम्नलिखित से परामर्श करने के पश्चात ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। यानी देखिए सिंपल सी बात बताऊं तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, आप राष्ट्रपति बता देना। ठीक है, हाँ राष्ट्रपति करेंगे, मगर और कौन लोग सलाह देंगे, ऐसा तो नहीं जिसको मन किया राष्ट्रपति महोदय कर देंगे। हाँ सलाह लेंगे, किससे किससे वो भी बता दें। तो ये कमेटी होती है, देखिए किससे किससे, तो कौन कौन होगा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय के उनसे, राज्य के राज्यपाल से, उस राज्य के राज्यपाल से, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मतलब उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेंगे अगर हम अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं तो। कौन, राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, समझ रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश से भारत के और उस न्यायालय के भी न्यायाधीश से लेंगे सलाह और राज्यपाल से लेंगे अगर किसी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं, और मुख्य की करेंगे तो कोई जरूरत नहीं, केवल 2 की सही। समझ गए। चलिए अब दोस्तों 217 का 2 कॉलम क्या कहता है, न्यायाधीशों की योग्यता। योग्यता क्या होनी चाहिए भैया, अगर उच्च न्यायालय कोई न्यायाधीश बनना चाहता है या आप बनना चाहते हो तो योग्यता क्या ग्रहण करना आपको। पहली चीज आप भारत के नागरिक हो, है ना, पागल दिवालिया ना हो, वो चीजें समझ में आता है। हाँ मेन जो होता है ये वाला,
क्या होना चाहिए, मेन जो है ये वाला दोस्तों, इसमें क्या होना चाहिए कि उसे भारत के न्यायिक कार्यों का 10 वर्षों का अनुभव हो। मतलब वो भारत के जो न्यायिक कार्य है दोस्तों उनका 10 साल का अनुभव कम से कम, अथवा अगर ये नहीं है तो ये कर लीजिए, क्या वह उच्च न्यायालय या अन्य अदालतों में कम से कम 10 वर्ष तक दोस्तों अधिवक्ता के तौर पर रह चुका हो। उच्च न्यायालय फिर अन्य न्यायालयों में भी दोस्तों, चाहे जिला न्यायालय ही हो कोई दिक्कत नहीं, अन्य का मतलब और भी, ठीक, कहीं भी 10 साल तक का अधिवक्ता रहा हो वो न्यायाधीश बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 219 क्या है, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। दोस्तों ये भी आपके यूपीएससी में पूछा गया है, याद रखिए कौन दिलाएगा शपथ, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीशों को राज्यपाल या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। जैसे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं या फिर उनके द्वारा कोई नियुक्त किया गया, मगर राज्यों में राज्यपाल द्वारा दिलाया जाएगा, यूपीएससी में पूछा गया है। इनकी दोस्तों कार्यकाल, सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है, तो दोस्तों 62 वर्ष तक, क्या 62 वर्ष तक ये पद पर बने रहेंगे, जैसे वो 65 वर्ष तक है ना, ये 62 वर्ष तक। त्यागपत्र दोस्तों ये यूपी राष्ट्रपति महोदय को दे सकते हैं लिखित रूप से, कोई भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या फिर न्यायाधीश हो, वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को नहीं देगा, राष्ट्रपति महोदय को लिखित रूप से देगा, ये भी याद रखना है। चलिए 220 का कहता है कि स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्भर। अगर दोस्तों आप स्थायी न्यायाधीश हैं, वो रहते हैं तो कोई दोस्तों दूसरा काम नहीं कर सकते विधि व्यवसाय संबंधित, ठीक है। चलिए 221 क्या है, न्यायाधीशों का वेतन भत्ते इत्यादि, यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपए मिलते हैं और उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं एक को छोड़ करके उनको 2,25,000 मिलते हैं, ठीक है। और याद रखना कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते तो दोस्तों राज्य की संचित निधि से जाते, समझिएगा, वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि, जो भी मिल रहे हैं इनको तनख्वाह, वो राज्य की संचित निधि से देंगे क्योंकि राज्य का है। मगर जब ये रिटायरमेंट हो जाएंगे दोस्तों तो इनको जो पेंशन दी जाएगी वो भारत की संचित निधि से दी जाएगी, ना कि राज्य की, ठीक है। समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। चलिए अनुच्छेद 222 क्या कहता है कि एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण। मान ले दोस्तों कोई न्यायाधीश आज दिल्ली में है, ठीक है, तो इसको दोस्तों सिक्किम भेजा जा सकता है। इसके बारे में दिया गया है 222 में कि एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण, ट्रांसफर। क्या कह रहे हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति ऐसे किसी को नहीं भेज सकते। मान लो उत्तर प्रदेश के न्यायालय में, उच्च न्यायालय में कोई न्यायाधीश है, उसको सिक्किम में भेजना है तो पहले राष्ट्रपति भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे सलाह लेंगे, फिर दोस्तों उसका स्थानांतरण एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 223 का कहता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति पे, यानी मान लिया कि दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश नहीं है वो नहीं है तो एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जा सकता है। चलिए आगे 224 का कहता है अन्य या अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है जब गणपूर्ति का अभाव हो, परंतु उसका कार्य केवल 2 साल का, यानी मुख्य न्यायाधीश ही अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। कब करेगा, जब गणपूर्ति ना हो, ठीक है। और मगर जो किए जाएंगे उनका केवल और केवल कार्यकाल 2 साल का ही होगा, ठीक है। चलिए 224 का कहता है, अनुच्छेद 224 का कहता है 224A, ठीक है। ए का मतलब बाद में जोड़ा गया, यानी 15वां संविधान संशोधन 1963 द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया है कि उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो दोस्तों सेवानिवृत्त हो गए, जो रिटायर्ड हो गए, उनकी भी जरूरत पड़ती, उनको भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। चलिए 226 का कह रहा है दोस्तों कि कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय शक्ति। दोस्तों देखिए आपको पता है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय भी रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय भी जारी करता है, तो उच्च न्यायालय भी रिट जारी करेगा। याद रखिएगा उच्च न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी किया जाता है। देखिए मूल अधिकारों के लिए तो उच्चतम न्यायालय भी कर सकता है, ठीक है। चलिए आपको बता दें इस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्र में किसी उपयुक्त मामले में जमानत देने की शक्ति प्राप्त है, जैसे कि अर्नब गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य के विरुद्ध हुआ था। देखिए अर्नब गोस्वामी एक पत्रकार थे, पूछता है इंडिया, ना सुना होगा आपने। इन्होंने दोस्तों सोनिया गांधी का रियल नेम लिया था, पता नहीं क्या नाम था दोस्तों, तो उस पर उन्होंने मतलब केस किया था, तो इनको छूट दी गई थी, सोनिया गांधी के खिलाफ बोले थे, ठीक है। चलिए
अगला है 227 का कहता है कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अभिकरणों पर पर्यवेक्षक की शक्ति रखता है। दोस्तों याद रखिएगा, यूपीएसआई में पूछा गया। देखिए 28 से कहता है कि उच्च न्यायालयों में कतिपय मामलों का स्थानांतरण, ठीक है, मामलों का क्या होगा, ट्रांसफर करना, ठीक है। चलिए 229 का कहता है पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय क्या होंगे दोस्तों, उसके बारे में बताया गया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ 230 देखते हैं, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, ठीक है, उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार क्या है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको बताते हैं, नोट करके लिखिएगा कि उच्च न्यायालय सामान्यतः दोस्तों अपीलीय न्यायालय है। यहां आने वाले अधिकांश मामले जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए आते हैं। देखिए ये अपीलीय न्यायालय, आप डायरेक्ट यहाँ नहीं आते ना, ज्यादातर करते हैं क्या है कि दोस्तों जिला न्यायालय में अगर आप असंतुष्ट होते हैं उसके खिलाफ दोस्तों आप यहाँ पे आते हैं, तो यानी अपीलीय न्यायालय मुख्यतः, ठीक है। याद रखिएगा कि उच्च न्यायालय क्या है, ये अपीलीय न्यायालय होता है, ठीक है। यहाँ पे अधिकतर दोस्तों वो लोग आते हैं जो जिला न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं होते, परंतु कलकत्ता, मद्रास व मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल मामले भी सीधे लाए जा सकते हैं। ये यार के 4 से, ठीक है। चलिए अगला है कि जिन मामलों में जनपद न्यायालय ने 7 वर्ष की सजा सुनाई हो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है दोस्तों, 7 वर्ष से कम नहीं, ठीक है। चलिए अगला है राज्य में स्थित सभी अभिकरणों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है, ठीक है, तथा इन अभिकरणों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में जा सकते हैं अगर राज्य की बात है तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण, ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण के निर्णय के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय आप जा सकते हैं। याद रखिएगा अधीनस्थ न्यायालयों के किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध उच्च न्यायालय अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है, ठीक है। अगला है कि जनपद न्यायाधीशों को अवकाश देने का अधिकार भी उच्च न्यायालयों को है, उच्च न्यायालयों को है दोस्तों। जनपद के जो न्यायाधीश होते हैं उनको छुट्टी देने का अधिकार भी उच्च न्यायालय को होता है। अगला है लोकसभा और विधानसभा चुनाव से संबंधित विवाद सीधे उच्च न्यायालय में सुने जाएंगे, ये भी याद रखना है। अनुच्छेद 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, ठीक है। चलिए ये चीज आप सभी समझ गए होंगे, आई होप, बहुत ही शानदार तरीके से। तो मेरे साथियों ये हमारा होमगार्ड का बैच है, अगर आप चाहते हैं लेना, बहुत ही शानदार तरीके दोस्तों क्लासेस चल रही हैं, तो जा सकते हैं दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऐप पर परचेस करिए दोस्तों, लिंक नीचे दिया हुआ है। और जो भी ई बुक्स वगैरह है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये भी आपको मिल जाएगी मात्र 50 रुपए में, इन्हें आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। जाइए, देरी किस बात की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।